आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के आज के अंक के साथ मैं हूं शालिनी मित्तल। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्पेशल नीड डेंटिस्ट्री शारीरिक, मानसिक, विकासात्मक और भावात्मक चुनौतियों वाला मरीजों के लिए एक विशेष दंत चिकित्सा सेवा है। इसमें ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी या ADHD से ग्रस्त लोगों को सहानुभूतिपूर्ण, अनुकूलित और सुरक्षित दंत चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है ताकि मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सके। आइए सुनते हैं भेंटवार्ता स्पेशल नीड डेंटिस्ट्री यानी विशेष आवश्यकता दंत चिकित्सा। हमारी विशेषज्ञ है दंत चिकित्सक डॉक्टर निधि गुप्ता। भेंट करता है रश्मि गुप्ता। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और स्वच्छता में मौखिक स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। मौखिक स्वास्थ्य का न केवल हमारे खाने और बोलने पर विशेष प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। दांतों की समस्याएं हो या मसूड़े की या फिर जबड़े में कोई परेशानी हो, दंत चिकित्सा बेहद जरूरी है। और जिस तरह से किसी आम व्यक्ति के लिए दंत चिकित्सा आवश्यक है, उसी प्रकार से विशेष देखभाल वाले व्यक्ति यानी पीपल विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए भी दंत चिकित्सा बेहद आवश्यक है। स्पेशल नीड डेंटिस्ट्री क्या है, किस वर्ग के लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर निधि गुप्ता। आप एक स्पेशल नीड दंत चिकित्सक हैं और एक स्वयं सेवी संगठन के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि स्पेशल नीड डेंटिस्ट्री यानी विशेष देखभाल दंत चिकित्सा क्या है और जनसंख्या के किस वर्ग को इसकी आवश्यकता पड़ती है। जो कोई भी मानसिक या शारीरिक विकलांगता के साथ है और जिनको कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जब उनको मुख के रोग होते हैं या हम उनके मुख का किसी भी रोग का इलाज करते हैं, तो उस समय उनको एक सरल और सहज तरीके से उनका उपचार किया जाता है। उसी को स्पेशल नीड डेंटिस्ट्री कहते हैं। स्पेशल नीड मतलब वो वर्ग, पॉपुलेशन जिसको कुछ एक्स्ट्रा नीड है केयर की, जिसमें हम या तो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, शांत रखते हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ अडेप्ट करते हैं ताकि उनकी ट्रीटमेंट एक संपूर्ण तरीके से की जाए। अच्छा, ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जो स्पेशल नीड डेंटिस्ट्री होती है उसमें कई तरह के पेशेंट्स होते हैं। तो किस तरह के पेशेंट्स मैं बेसिकली जानना चाहूँगी कि इसमें आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं उनका। जैसे कि आपने अभी भी पूछा था कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कुछ वर्ग होता है जिसको हम न्यूरो डाइवर्जेंट पॉपुलेशन कहते हैं जी। तो जो न्यूरो डाइवर्जेंट पॉपुलेशन है उसमें जैसे ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है या कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, वो सब आता है। और उस वर्ग को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डेंटल ट्रीटमेंट की, क्योंकि कई बार क्या होता है, उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ही ट्रीट करते करते जो ओरल प्रॉब्लम्स है, जो मुख के रोग हैं, वो कई बार हमारे सामने नहीं आते या जो पेरेंट्स हैं वो उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उन लोगों को समय के साथ फिर जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा आने लगती है और इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट स्पेशल नीड डेंटिस्ट्री की वो बढ़ जाती है। मैम, किस तरह के दंत रोग उनमें हो सकते हैं और किस तरह से उन्हें पहचानें? क्योंकि कई बार जैसे आपने अभी बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं या उनके साथ रहने वाले लोग होते हैं वो पहचान नहीं पाते कि इन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत है। आप सही कह रहे हैं कि कई बार जो बच्चे जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं या जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है या किसी भी तरह का एक सेंसरी डिसऑर्डर है जी, उनके जो दांत के रोग है या जो मुख के रोग है वो नहीं पहचान पाते हैं, पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल चीज़ है कि आप एक डेंटिस्ट, जो आपका फैमिली डेंटिस्ट है, जो नियर बाय डेंटिस्ट है, उसके पास ले जाए, एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। इन लोगों को तरह तरह के डेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, जैसे दांत में कीड़ा लगना बहुत कॉमन है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये बच्चे या जो ये पॉपुलेशन है, बच्चे और बड़े, वो ब्रश कई बार
अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या जो खाना खाते हैं वो अक्सर दांतों पे चिपका रहता है, उसकी वजह से मसूड़े भी फूल जाते हैं, दांत में कीड़ा भी लगता है। कुछ लोग दांत भींचते हैं, कई बार उसको टीथ ग्राइंडिंग बोलते हैं या ब्रैक्सिज्म बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो भींचते हैं और दांत को घिसने लगते हैं तो दांत छोटे हो जाते हैं, उनमें सेंसिटिविटी होने लगती है। तो जो दांत की प्रॉब्लम है वो और एग्रीवेट हो जाती है, तो इट बिकम्स अ विशियस सर्कल, एक विशियस सर्कल बन जाता है। मतलब बच्चे ने खाना कम कर दिया क्योंकि दांत के अंदर सेंसिटिविटी होती थी, अब वो अपनी बात नहीं बोल पाता तो वो दांत घिसने लग जाता है, या कोई स्ट्रेस है उसको, उसकी वजह से दांत घिसने लग जाता है। तो अब क्या हुआ, उसका सेंसिटिविटी प्रॉब्लम और बढ़ गया, तो अब वो खाना भी उसने कम कर दिया, खाना छोड़ दिया किसी तरह का, और बोलने में भी उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस बात को समझना चाहिए और तुरंत किसी डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे ऑटिस्टिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें विशेष उपचार की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए आप किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं? जो बच्चे या अडल्ट जिनको ऑटिज्म है, पहले हमें एज केयर गिवर्स और एज दंत चिकित्सक समझना पड़ेगा कि दे आर चिल्ड्रन और एडल्ट्स विद ऑटिज्म। पहले वो एक ह्यूमन लाइफ है जिसको हम एज अ ह्यूमन लाइफ ट्रीट करें। इन बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, किसी भी नए एनवायरनमेंट में, वातावरण में जाने के लिए इनको थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा एम्पैथी और पेशेंस के साथ जब हम इनको ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं, तो ये अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। कई बार इन बच्चों को या अडल्ट्स को आवाज़ से, तेज़ आवाज़ से, ड्रिल्स की आवाज़ से या लाइट से या किसी स्मेल से सेंसिटिविटी होती है। तो जब ये लोग डेंटल चेयर पे आते हैं तो कोशिश यही रहती है कि ये जो वातावरण हम इनके लिए क्रिएट करते हैं, एक सरल वातावरण क्रिएट करें जिसमें जो भी मशीन्स हैं जिसमें से बहुत हाई वॉल्यूम आवाज़ आती है या लाइट्स बहुत तेज़ चमकती हैं, वो वाले उपकरण हम उस टाइम के लिए यूज़ नहीं करते या उनका प्रयोग नहीं करते जी। तो वो चीज़ें हटा दी जाती हैं और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, सरल भाषा में 1 या 2 वर्ड्स में उनसे वार्तालाप किया जाता है, कॉन्वर्सेशन किया जाता है, समझा जाता है और पेरेंट्स को भी इसी तरह काउंसिल किया जाता है। कई बार उन बच्चों का ट्रीटमेंट, मैक्सिमम टाइम इन बच्चों का ट्रीटमेंट ओपीडी चेयर पे कर सकते हैं, डेंटल चेयर पे कर सकते हैं, लेकिन कई बार इनको हमें सिडेशन में भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उपचार करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि अलग अलग वर्ग के, आपने बहुत सारे नाम बताए, ऑटिस्टिक पेशेंट्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं, सेरेब्रल पाल्सीज पेशेंट्स होते हैं, तो क्या इन सभी जो इस तरह के लोग होते हैं इनमें लगभग एक ही जैसे दंत रोग होते हैं या अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं? ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो पॉपुलेशन है स्पेशल नीड की, उनमें सबसे ज़्यादा दांत में कीड़ा लगना, जिसे हम डेंटल कैविटी कहते हैं, वो पाया गया है। मसूड़ों का फूलना, गम डिजीज, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं जी, वो देखा गया है। और जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए जो नज़रअंदाज हो जाती है, वो दांतों का घिसना, ब्रैक्सिज्म, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, जो आपने जैसे बताया, वो देखना चाहिए। और जो चीज़ें अब जैसे जैसे पेशेंट को आप देखते हो, जैसे जैसे और डेटा एक्यूमुलेट होता है, तो ये भी समझ आया कि इन बच्चों के अंदर एक स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी होती है। खराटे मारते हैं या फिर ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं ज़्यादा जाता, मुंह खोल के सोते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है जो कि जॉ की ग्रोथ से रिलेटेड है। ऊपर वाला नीचे वाला जॉ कैसे, जो ये हमारे ऊपर और नीचे की जॉ की हड्डियां होती हैं, वो कैसे ग्रो करती हैं, वो प्रॉब्लम भी देखा गया है इन बच्चों के अंदर। और भी प्रॉब्लम देखी गई हैं, जैसे कि इनको नीचे का जो जबड़ा है, उसका एक जॉइंट है, उसको बोलते हैं टीएमजे की प्रॉब्लम्स भी इन बच्चों में होती है और एडल्ट्स में भी होती हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रॉब्लम्स मोर और लेस वही है जो जनरल पॉपुलेशन में होती है, लेकिन उसकी सिवियरिटी इन बच्चों में या इस वर्ग के जो इस तरह की पॉपुलेशन है उसमें वो बढ़ जाती है। डाउन सिंड्रोम वाले कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो क्या किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें किसी विशेष एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है? ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन बच्चों को या अडल्ट्स को डाउन सिंड्रोम है, उनमें 30% बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है
और ये भी सही है कि कुछ डेंटल ट्रीटमेंट से पहले हमें एंटीबायोटिक कवरेज देना पड़ता है। और किसी भी डेंटल प्रोसीजर इन्वेजिव जिसमें हमारे को मसूड़ों को छूना है या किसी भी तरह की सर्जरी करनी है या प्रोसीजर करना है, उससे करने से पहले हम कोशिश करते हैं, और यही एक ट्रेंड है कि उन बच्चों को कार्डियोलॉजिस्ट के पास एक बार भेजा जाता है ताकि कोई भी डेंटल प्रोसीजर जब शुरू हो तो उसको एक प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज में किया जाए। ऐसी हार्ट कंडीशंस हैं, हर हार्ट कंडीशन में एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन जिनमें ज़रूरी होती है उनमें एक बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास उनको कंसल्टेशन के लिए भेजा जाता है ताकि बाद में उनके हार्ट पे दांत की चिकित्सा से कोई असर ना हो। अच्छा, कितने कितने अंतराल पे लोगों को दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए जो इस तरह के स्पेशल नीड्स पेशेंट्स होते हैं? उन्हें हमेशा ये बोला जाता है कि आप डेंटिस्ट के पास जाओ कम से कम एक बार 6 महीने में, क्योंकि कोई भी दांत की बीमारी ओवरनाइट नहीं होती, एक रात में नहीं होती, उसको समय लगता है। और आपका दंत चिकित्सक अगर आप हर 6 महीने बाद जाते हो तो कोई भी बीमारी जो कि अभी शुरू हो रही है वो उसको पकड़कर उसका इलाज कर सकता है। अच्छा मैम, जिस तरह से हम कहते हैं कि मौखिक स्वास्थ्य ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करता है, तो क्या इन जो पेशेंट्स होते हैं इनमें भी ऐसा हो सकता है, इनके दूसरे जो अंग हैं उनको भी वो इफेक्ट डाल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। आजकल तो ये स्टडीज़ में भी आया है और एविडेंस भी आया है कि हमारे दांत की जो बीमारी है वो हमारे हार्ट जो ऑर्गन है उसको भी अफेक्ट कर सकती है, और हमारा जो ये मुंह है, ओरल कैविटी है, वो हमारे ब्रेन से भी कनेक्टेड है, हमारे कान से भी कनेक्टेड है, हमारे फूड पाइप से भी कनेक्टेड है। तो जो दांत की बीमारी है वो जा सकती है, कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, और इन बच्चों के अंदर भी ये बाकी के ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, ट्रीटमेंट के दौरान कभी ऐसा लगा कि सेडेशन की ज़रूरत भी इन पेशेंट्स को पड़ती है? बिल्कुल। अगर जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट्स अगर बिहेवियर काउंसलिंग करके, बिहेवियर मॉडलिंग करके और उनको समझकर हम लोग डेंटल ओपीडी चेयर पर ही ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ जो परसेंटेज है, कुछ संख्या है जिसको सिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो हॉस्पिटल बेस्ड प्रोसीजर्स में आता है। और अगर डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो सिडेशन में करना अनिवार्य है। जी। अच्छा, किस तरह की ओरल हाइजीन रख के ये अपने आप को अप टू द मार्क कर सकते हैं? एक तो मैंने यही बताया कि हमें ज़रूरी नहीं है आप डेंटिस्ट के पास तभी जाओ जब कि दांत के अंदर कोई तकलीफ़ है या मुख के अंदर कोई तकलीफ़ है। आप डेंटिस्ट के पास तब जाओ ताकि जब कोई बीमारी नहीं है, ताकि कोई भी प्रोसीजर वो जो भी डेंटिस्ट करेगा वो पेनलेस होगा। और दिन में 2 और 2 का जो रूल है वो ज़रूर अपनाएं। दिन में 2 बार ब्रश कराएं। ब्रश कराना तो एक बेसिक ओरल हाइजीन मेजर है। उसके बाद कई जो लोग हैं वो इवन माउथ वॉश भी कर सकते हैं जब डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, या फिर डेंटल फ्लॉस भी रिकमेंडेड रहता है, और बहुत लोग वो कर भी सकते हैं। प्लस खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। जो चिपकने वाला खाना है, शुगरी फूड है जिसमें रेडिली फर्मेंटेबल शुगर्स होती हैं, उसका थोड़ा सा जो सेवन है वो थोड़ा कम करें। कट फ्रूट्स खाएं, सैलेड्स खाएं, ताकि खाना जितना चिपकता है उतना ही बैक्टीरिया और जो कीड़ा लगने वाला बैक्टीरिया है वो ज़्यादा उत्पन्न होता है। अच्छा, इनके केयर गिवर्स के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? केयर गिवर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई जैसे बच्चा या अडल्ट संस्थान में है तो संस्थान में अगर वो रहता है तो वहाँ भी एक सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ भी एक सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए कि ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। जो दांत की स्वास्थ्य है वो बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स को खासकर ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से बच्चों का खान पान बहुत ज़रूरी है, उसी तरह मुख की जो सफाई है वो भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि बच्चा मुख की सफाई अगर बच्चा नहीं कर पाता तो आप ज़रूर उनको मदद करें कि वो हर रोज़ होनी चाहिए, डेली बेसिस पे होनी चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो उनको ना आए। जी। पेशेंट्स विद स्पेशल नीड्स की दंत चिकित्सा अपने आप में एक चैलेंज है। आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ जिसमें आपको कोई दिक्कत आई हो या काफ़ी आपके लिए मुश्किल ट्रीटमेंट रहा हो उनका करना? जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक बताना चाहूँगी
डेंटल ओपीडी में जब हमने एक बच्चे को देखा था, वो 12 साल का था, उसको बहुत डर था, डेंटल चेयर पे वो नहीं बैठता था। 3-4 सिटिंग्स के बाद जब वो बैठने लगा तब उसने धीरे धीरे अपना ट्रीटमेंट कराया। तो मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चों को कई बार सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रहते हैं जिसमें वो नहीं समझ पाते या उनको तेज़ आवाज़ से, लाइट से, म्यूज़िक से एक प्रॉब्लम होती है, बट कोशिश करेंगे तो ही ये संभव है कि बच्चों का इलाज कर पाएंगे। इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन प्यार से, एम्पैथी से, अंडरस्टैंडिंग से और ट्रेनिंग से हम इन बच्चों का और बड़ों का इलाज आराम से कर सकते हैं। जी मैम, चूँकि बहुत सारी बातें आपने बताई, लेकिन अब चलते चलते सुनने वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा एक मैसेज ये है कि see their ability and not disability. They are also human beings. They are part of our society. और अगर हम सोच लें कि हम कर सकते हैं उनका इलाज, हम सोच लें कि हम उन्हें एक अच्छा मुख का स्वास्थ्य और दांतों की प्रॉब्लम से अगर निजात दिला सकते हैं तो हम दिला पाएंगे। क्योंकि पूरा जिंदगी हम पेरेंट्स इनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, इनके न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं, इनकी स्पीच के बारे में सोचते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखी जा सकती है अगर हम इनकी मुख के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा सोचें और उस पर प्रयास करें। जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। डॉक्टर निधि गुप्ता आज हमारे साथ थी, और बस इसी के साथ मैं रश्मि गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता विशेष आवश्यकता दंत चिकित्सा यानी स्पेशल नीड डेंटिस्ट्री। जानकारी दे रही थी दंत चिकित्सक डॉक्टर निधि गुप्ता। आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, संगीत मनोविज्ञान ये अध्ययन करता है कि संगीत मानव मन, भावनाओं और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। और जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनिए वार्ता म्यूजिक साइकोलॉजी। वार्ताकार है अल्पना वैश्य। क्या वाकई संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक इलाज भी है? भागती दौड़ती जिंदगी, सिर पर काम का बोझ और मन में अनगिनत चिंताएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस शोर के बीच जब अचानक कोई पसंदीदा धुन कानों में पड़ती है तो धड़कनें अपने आप शांत हो जाती हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह एक विज्ञान है और इसे कहते हैं म्यूजिक साइकोलॉजी। मैं हूं अल्पना और आज हम बात करेंगे संगीत मनोविज्ञान के बारे में, जो एक वैकल्पिक चिकित्सा भी है। देखिए, संगीत केवल सात सुरों का मेल नहीं है। जब हम कोई धुन सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे सिर्फ आवाज की तरह नहीं लेता। संगीत हमारे दिमाग के उस हिस्से को उत्तेजित करता है जो भावनाओं, यादों और यहाँ तक कि शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसे ही हम संगीत मनोविज्ञान कहते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। शोध बताते हैं कि शास्त्रीय संगीत या धीमी लय वाला संगीत सुनने से इस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है और डोपामाइन जैसा फील गुड हार्मोन बढ़ता है। इसे हम अल्टरनेटिव थेरेपी कहते हैं। यह मुक्त चिकित्सा का विकल्प नहीं है बल्कि उसका एक बहुत बड़ा सहारा है। उदाहरण के तौर पर डिप्रेशन और एंजाइटी, सही राग या धुन मन को शांत करने में मदद करती है। नींद की समस्या, रात को सोते समय लो फ्रीक्वेंसी संगीत नींद लाने में कारगर होता है। अल्जाइमर जैसी बीमारी में संगीत पुरानी यादों को जगाने का काम करता है, जो याददाश्त खो चुके मरीजों के लिए वरदान है। कभी कभी अपना दुख संगीत में सुनना हमें एक एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं और इससे मन हल्का हो जाता है। लेकिन लंबे समय तक उदास संगीत सुनना मूड को प्रभावित कर सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी एक मूड प्लेलिस्ट बनाइए। सुबह की शुरुआत के लिए ऊर्जावान संगीत जैसे राग अहीर भैरव या इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुनिए। काम के दौरान फोकस म्यूजिक सुनिए, बिना शब्दों वाला संगीत, जिससे आपका फोकस और बढ़ेगा। और रात को सोने से पहले प्रकृति की आवाजें या बांसुरी की धुन सुनिए। साथियों, हमारा मस्तिष्क बिजली की तरंगों पर काम करता है। जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स इस संगीत की लय
यानी कि रिदम के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं। संगीत मस्तिष्क के लगभग हर हिस्से को सक्रिय करता है। यह केवल ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक सीमित नहीं है। जब आप लय सुनते हैं तो आपका मोटर सिस्टम सक्रिय होता है, और जब आप धुन यानी कि मेलोडी सुनते हैं तो आपका इमोशनल सेंटर प्रतिक्रिया देता है। आज दुनिया भर के अस्पतालों में संगीत को अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में अपनाया जा रहा है, चाहे वो कैंसर के मरीजों का दर्द कम करना हो या सर्जरी के बाद रिकवरी की गति बढ़ानी हो। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तो रागों के समय और भावना के अनुसार बांटा गया है। जैसे कि राग भूपाली एकाग्रता बढ़ाता है, वहीं राग दरबारी तनाव कम कर गहरी नींद लाने में सहायक माना जाता है। यह सिर्फ कला नहीं बल्कि मानसिक विकारों के लिए एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति भी है। साथियों, संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, यह एक कंपन है, यानी कि वाइब्रेशन। हमारी कोशिकाएं इस कंपनों को प्रतिक्रिया देती हैं। साउंड बाथ या वाइब्रेशनल हीलिंग अब तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के आधुनिक तरीके बन चुके हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज कंपन कर रही है, हमारा शरीर भी इससे अछूता नहीं है। जब हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी जैसे विशिष्ट फ्रीक्वेंसी का संगीत सुनते हैं तो यह हमारे शरीर के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तालमेल बिठाता है। इंसानी शरीर में लगभग 70% पानी है। जैसे पत्थर फेंकने पर झील की लहरें उठती हैं, वैसे ही संगीत की तरंगे हमारे रक्त प्रभाव और कोशिकीय संरचनाओं को व्यवस्थित करती है। संगीत सिर्फ मूड नहीं बदलता, यह दिमाग की बनावट को भी बदल सकता है। इसे विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जो लोग नियमित रूप से वाद्य यंत्र बजाते हैं या संगीत का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क का कार्पस कोलोसम, जो दिमाग के 2 हिस्सों को जोड़ता है, अधिक विकसित होता है। या स्ट्रोक या पैरालिसिस के मरीजों को दोबारा बोलना और चलना सीखने में मदद करता है। 1990 के दशक में एक शब्द मशहूर हुआ था जिसे मोजार्ट इफेक्ट्स कहते थे। शोधकर्ताओं ने पाया है कि शास्त्रीय संगीत सुनने से छात्रों की तर्क शक्ति बढ़ जाती है। हालांकि ये कोई जादू नहीं है, लेकिन यह साबित करता है कि संगीत हमारे कॉग्निटिव इफेक्ट को धार देता है, जिसे हम कॉग्निटिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर हम बात करें बच्चों के खिलखिलाने की आवाज और एक कोमल लोरी की धुन, संगीत का असर इंसान पर तब से शुरू हो जाता है जब वह दुनिया में कदम भी नहीं रखता। गर्भ में पल रहा शिशु संगीत की लय पर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में संगीत की शिक्षा बच्चों को गणित और भाषा सिखाने में मदद करता है। उनकी 40% की क्षमता बढ़ जाती है सीखने की। बाल विशेषज्ञों का मानना है जब बच्चा कोई वाद्य यंत्र बजाता है तो उसके दिमाग में न्यूरल नेटवर्क्स का जाल तेजी से बुनता है। यह उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, जिससे उन्हें जटिल समस्याएं सुलझाने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं ढलती उम्र की। जी हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है याददाश्त धुंधली होने लगती है, लेकिन म्यूजिक मेमोरी अक्सर अंत तक सुरक्षित रहती है। डिमेंशिया और अल्जाइमर के मरीजों के लिए संगीत एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। हमने देखा है कि जो मरीज अपना नाम तक भूल चुके होते हैं, वे अपनी जवानी का कोई पसंदीदा गाना सुनकर अचानक मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें उस समय की बातें याद आने लगती हैं। संगीत उनकी पुरानी यादों में जान फूंक देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एथलेटिक्स हेडफोन लगाकर मैदान में क्यों उतरते हैं? संगीत एक लीगल ड्रग की तरह काम करता है। यह थकान के संकेतों को दिमाग तक पहुंचने से रोकता है और कार्य करने की क्षमता को 15% तक बढ़ा देता है। संगीत की बीट आपके कदमों की गति लय तय करती है। अब हम बात करते हैं कार्यस्थल पर संगीत। जी हाँ, क्या संगीत काम की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है? आजकल लो-फाई और व्हाइट नॉइस का चलन बढ़ गया है। यह बाहरी शोर को मास्क कर देता है और डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे उबाऊ काम भी दिलचस्प लगने लगता है। लेकिन सावधान, हर संगीत हर किसी के लिए नहीं होता। संगीत मनोविज्ञान में इसे पर्सनल रेजोनेंस कहते हैं। अगर किसी को रॉक म्यूजिक से चिड़चिड़ाहट होती है तो वह उसके तनाव को बढ़ा सकता है, बल्कि कम नहीं करेगा। इसलिए अपनी हीलिंग प्लेलिस्ट अपनी पसंद के अनुसार चुनें, तो भविष्य में म्यूजिक प्रिस्क्रिप्शन आम बात हो जाएगी।
डॉक्टर आपको गोली के बजाय 20 मिनट का राग बिलावल सुनने की सलाह दे सकते हैं। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, एक दवा है जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के काम करती है। साथियों, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हमारा साथ देती है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की नहीं, सिर्फ एक खुले दिल की जरूरत है। तो अगली बार जब आप अपने ईयरफोन लगाएं तो याद रखिए, आप सिर्फ गाना नहीं सुन रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क को एक नई जिंदगी दे रहे हैं। अगली बार जब आप उदास हो या थकान महसूस करें तो बस अपनी आंखें मूंद लें और संगीत को खुद के भीतर बहने दें। याद रखिए, दवाइयाँ शायद शरीर को ठीक कर दे, लेकिन संगीत आपकी आत्मा को ठीक कर सकता है। म्यूजिक साइकोलॉजी। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। वार्ताकार थी अल्पना वैश्य। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।